चलिए, तो आज मैं आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, आपका जो लास्ट आएगा, जो एग्जाम का सिलेबस है, वो आपका लास्ट आपका हो जाएगा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, यानी कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। यहाँ तक आपका लास्ट होगा। कमोबेश जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसके लिए भी आपको मैं ऑनलाइन एमसीक्यू करवा दिया हूँ। तो एमसीक्यू पर ही बेस्ड होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको तैयारी हो चुका है, सब क्वेश्चन आपके दिमाग में है। ठीक है, तो वो सारा ही क्वेश्चन है। सिंबल वगैरह आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। सिंबल जो ईआर डायग्राम का होता है, वो सिंबल अगर आप लोग का नहीं होगा तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। नाम की जहां तक बात है कि हर एक सिंबल का नाम है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे डैश इलिप्स बोले तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, पहले उस पर हम आ जाते हैं, फिर बाद में आएंगे। डैश इलिप्स के बारे में आप लोग को कुछ कंफ्यूजन था, तो इसमें कोई ऐसा सिंबल है जो आपको नाम में दिक्कत हो रहा है। जैसे कभी जब एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंबल तो नहीं दिया जाएगा, उस सिंबल का क्या देंगे, नेम देंगे। तो इसमें से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं डबली आउटलाइंड ओवल या इलिप्स। तो इस तरह से समझ रहे, डबली आउटलाइंड इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको, डॉट, है ना, डॉट, है ना, डॉटेड इलिप्स। ठीक है, और ये हो गया डबली आउटलाइन रेक्टेंगल, डबली आउटलाइन डायमंड, है ना, क्योंकि वहां शेप नहीं रहेगा, वहां लिखा हुआ रहेगा डायमंड। ठीक है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का हम लोग सिंपल मोर देन वन क्या कर सकते हैं, इलिप्स। ठीक है, और ये होता है डैश, ये क्या हो जाएगा, डैश, ये डैश दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन में ये होगा डबल लाइन, डबल स्ट्रेट लाइन, हाँ डबल स्ट्रेट लाइन। सिंगल लाइन रहेगा तो लिंक बिटवीन टू एंटिटीज एंड एंटिटीज टू एट्रीब्यूट के बीच लिंक करने के लिए। तो ये सारी नाम रहेगा आपको ईआर डायग्राम में। ठीक है, चलिए, और हम लोग आते हैं, एक पूछ रहा है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज में शुरू से ही हम आ जाते हैं, शुरू से एक बार फर्दर हम लोग देख लेते हैं चीजों को और शुरू में ही देखते जाते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट में आता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। ठीक, ये दिख रहा है ना, ये बड़ा कर दे थोड़ा, लाइट बुझा दीजिएगा तो और ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है ना, कोई लाइट अगर आगे का होगा वहां से ये बुझा दीजिए तो और विजिबल होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका डेटा इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटाबेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए याद आपको। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे, डीबीएमएस क्या है। तो अभी मैं पूछूं कि डीबीएमएस क्या है, तो क्या सब लोग जवाब दे देंगे, डीबीएमएस क्या है। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। यानी कि डीबीएमएस एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी आप डेटाबेस से रिलेटेड वर्क करते हैं, उसके लिए आपको क्या एक चाहिए, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जहां आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, डेटाबेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड डाल सकते हैं, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम का साइज चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ सकते हैं। मतलब जितना भी काम डेटाबेस पर होगा, उस पर काम करने के लिए हमारे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसी तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। सॉफ्टवेयर आप याद रखिएगा, कमोबेश सारा आप एक को याद नहीं रखना है, बट एक थोड़ा सा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा भी जा, शायद पूछे भी होंगे कि इनमें से कौन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है ना। तो वो दिमाग में आपको रहना चाहिए कि जो वो नाम रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो ये सब डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमने बताया था कि हम लोग को क्या चीज पढ़ना है, ओरेकल। हम लोग को जो सिलेबस में है वो क्या है, ओरेकल है। ठीक है, ओरेकल कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको डीबीएमएस में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना,
क्या क्या टास्क होता है। तो टास्क आप समझ ही रहे हैं, डेटा डेफिनेशन, डेटा अपडेशन, डेटा रिट्रीवल, है ना, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा वर्क प्रोवाइड करता है। ये चारों पॉइंट में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? ठीक है। डेटा रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? डेटा को रिट्रीव करना, रिकॉर्ड में है उसको डेटा को फेच करना, सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स को, सर्टेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमको देखना है, तो उसके लिए हम लोग डेटा को रिट्रीव करेंगे। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें समझना था जो होता है क्या, एसिड प्रॉपर्टीज। क्या होता है? एसिड प्रॉपर्टीज। तो जनरली एसिड प्रॉपर्टीज हम लोग आते हैं, आगे है मेरे पास, शायद नोट्स में होगा, जहां पर होगा, नहीं है क्या? नोट से हटा दिए थे क्या? रिलेशनल मॉडल में होगा, ठीक है। अब देखिए एसिड कहने का मतलब क्या होता है। एसिड प्रॉपर्टीज जनरली आपको ट्रांजैक्शन में होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल में। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कहने का मतलब क्या, कि आप डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करते हैं और डेटाबेस में रिकॉर्ड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो एक तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, पैसा भी तो इसी तरह ट्रांजैक्शन होता है ना, या तो आप डिपॉजिट करते हो या फिर क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। तो डेटाबेस में भी आप रिकॉर्ड डालते हो और रिकॉर्ड को क्या करते हो, एक्सेस करते हो, या रिकॉर्ड को डिलीट करते हो। तो ये ट्रांजैक्शन होता है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए एक डेटाबेस में एक बेहतरीन फीचर है, एक फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे एटॉमिसिटी कहने का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, एक सिंगल, कि अगर कोई भी क्वेरी करे तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो क्वेरी हम लोग कर रहे हैं उस क्वेरी के बेसिस पर हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। जैसे सपोज आपने लिखा कि एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड्स दिखाओ जिनका आईडी 105 है, तो या तो ये क्वेरी चलेगा और उस सारे रिकॉर्ड 105 का रिकॉर्ड जितना भी होगा, यानी कि 105 का नेम होगा, 105 का मोबाइल नंबर होगा, जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा आपको दिखाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज एटॉमिसिटी हो गया, यानी कि कहीं पर भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। एट द टाइम अगर बहुत सारे लोग उस डेटाबेस पर काम कर रहे हैं तो भी नहीं आनी चाहिए। होता क्या है कि कभी जब भी डेटाबेस अलग अलग जगहों पर होता है, डेटाबेस डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या, कि एक जगह डेटाबेस रखा हुआ है और उस जगह से बहुत सारे लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो सबकी क्वेरी के अनुसार ही आपको डेटाबेस से रिजल्ट देना चाहिए। हो सकता है वही स्टूडेंट का कोई दूसरे क्लाइंट भी क्या कर रहा होगा, एक्सेस कर रहा होगा, तो प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। हो सकता है एट द सेम टाइम उसी डेटाबेस में कोई दूसरा क्लाइंट, कोई दूसरा यूजर अपडेट कर रहा होगा कोई रिकॉर्ड, क्योंकि डेटाबेस अलग अलग जगहों पर है। अब उस डेटाबेस पर 3 लोग काम करेगा, हमारा काम है डेटाबेस से फेच करना, किसी को बैठा हुआ है डेटाबेस से रिकॉर्ड को क्या करना, एक्सेस करना, कोई है अपडेट करना। ठीक है। तो अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो एटॉमिसिटी होना चाहिए कि सबका क्वेरी अपने हिसाब से आउटपुट और रिजल्ट दे, यानी कि कहीं भी दोनों का एक तरह से ये कोलाब्रेशन ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो कि इसका क्वेरी उसके अंदर चला गया, उसका क्वेरी उसके अंदर चला गया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एक ही समय में आप 1 लाख लोग रिजल्ट देखते हैं, उससे ज्यादा भी देखते हैं, मैट्रिक का देखते हैं ना, और वो सारा डेटाबेस सर्वर पर रखा हुआ है, तो सबका क्वेरी अलग अलग चल रहा है, यानी कि कोई अपना रोल नंबर डाला तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर वहां मैच करके उसका रिकॉर्ड उसके सिस्टम पर दे रहा होगा। तो ये हो गया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अनदर, अलग अलग चीज। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस से हम लोग जब जब क्वेरी करें तब तब हमको रिकॉर्ड देना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी वो रिकॉर्ड दे रहा है, कभी वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, जबकि रिकॉर्ड आपके टेबल में है। तो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि अगर रिकॉर्ड मेरे टेबल में है तो वो रिकॉर्ड हमको हमेशा
जब हम चाहें तब उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। यानी कि ये क्या है, कंसिस्टेंसी है, एक तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें और भी चीज क्या होगा कि जैसे हमने एक डेटाबेस में सेट कर दिया है ना, क्या सेट कर दिया है कि आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, ये सब हम लोग सेट करेंगे, ये सब रूल हम लोग सेट करते हैं कॉलम्स पर। किस पे सेट करते हैं, कॉलम्स पे। तो अगर मोबाइल 10 नंबर की होनी चाहिए, तो जब जब हम लोग उसमें एंट्री कर रहे हैं मोबाइल नंबर उस डेटाबेस में, तो 10 डिजिट से ज्यादा नहीं और 10 डिजिट से कम नहीं वो एक्सेस कर रहा है जब डाल रहे हैं। यानी कि डेटाबेस कंसिस्टेंट है, मतलब उसका परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि एक बार 10 डिजिट वाला एक्सेप्ट कर लिया और फिर 11 डाल रहे हैं तो 11 भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, फिर 9 डाल रहे हैं तो 9 भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या एक कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी कहने का मतलब कि जो रूल जो आपने उसको प्रोवाइड किया है उसी तरह आपका वो क्या करे, बिहेव करे, दैट इज ए कंसिस्टेंसी। तो ये भी चीजें होनी चाहिए एक बेहतरीन आरडीबीएमएस में। दूसरा है आइसोलेशन। सब पॉइंट एक दूसरे से मिलता जुलता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन कहने का मतलब, आइसोलेट मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। आप ये चीज जान रहे हैं कि एट द सेम, एटोमिसिटी से मिलता जुलता है, एट द सेम टाइम एक डेटाबेस पर एक से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना क्वेरी क्या होगा, आइसोलेट होना चाहिए, है ना। सबका क्वेरी हो सकता है कि दो आदमी का सेम क्वेरी हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं और कोई उसी के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। जो पहले काम किया उसका, जैसे कोई सैलरी है किसी एम्प्लॉई का जैसे आईडी नंबर 102 का सैलरी 50,000 है, तो हम उस सैलरी को एक्सेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्वेरी कि आईडी नंबर 102 का सैलरी दिखाओ, तो अभी तो 50,000 देगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई भी अलग यूजर उस आईडी नंबर 102 के सैलरी को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो जो पहले क्वेरी किया उसको उसके हिसाब से क्या देना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए। अब पहले हमने क्वेरी किया, एक्सेस किया 50,000, फिर उसने क्वेरी करके अपडेट किया 55,000, ठीक है। फिर मैंने क्वेरी किया, एक्सेस किया, तो मुझे भी क्या दिखाना चाहिए, 55,000। तो ये आइसोलेशन मतलब सबका क्वेरी अलग अलग होना चाहिए, मैच्ड, या फिर आप कह सकते हैं उसको कि मतलब उसमें क्यूरिसिटी नहीं होना चाहिए कि अलग अलग क्वेरी अलग अलग ही अपना काम करे। और दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब समझते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कभी आप डेटाबेस में चीजें आप रखे हैं तो वो आपको बैकअप रहना चाहिए। आपको हो सकता है डिलीट हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, करप्ट हो सकता है ना, क्रैशेज हो सकता है। तो आपको उसमें ऑटोमेटिक आरडीबीएमएस में एक बैकअप रहनी चाहिए, है ना। बैकअप रहेगा तो ही ना होगा, नहीं तो अगर करप्ट हो जाएगा डेटा तो फिर कैसे हम उसको, क्योंकि डेटा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है ना। अब सिंपल टेबल तो नहीं, तो ये एक ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक पूरा एक बेहतर आरडीबीएमएस के लिए, है ना, हमको क्या चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। इसको कंबाइंडली हम लोग एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा, एक चीज और आरडीबीएमएस, हम लोग अगला चैप्टर जो आने वाला है वो आरडीबीएमएस ही आने वाला है। तो पहले तो हम लोगों ने शुरू किया डीबीएमएस, उसके बाद हम लोग किसमें पढ़ते हैं, आरडीबीएमएस। तो ये आरडीबीएमएस क्या है, जैसे हमने बताया था टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। जब हम लोग डीबीएमएस पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। और टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में हमने बताया था हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल। तो रिलेशनल आरडीबीएमएस ही प्रैक्टिकली जितना भी काम करते हैं सब अभी कौन सा फॉलो हो रहा है, आरडीबीएमएस। कौन सा, आरडीबीएमएस। ये आरडीबीएमएस क्या होता है, जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज आरडीबीएमएस, होगा ना, हम लोग पढ़ते हैं आरडीबीएमएस। व्हाट इज रिलेशन इन आरडीबीएमएस, अभी हम बोले व्हाट इज रिलेशन इन आरडीबीएमएस, ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, सब नहीं समझ रहे हैं। इन आरडीबीएमएस टेबल इज कॉल्ड रिलेशन। हमने बोला था ना कि आरडीबीएमएस में टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे आर, देखिए डेटाबेस कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि कॉलेज का डेटाबेस बनाओ
तो कॉलेज के डेटाबेस बनाने का मतलब कि टेबल बनाना, और डेटाबेस में होता है मोर देन वन टेबल। जैसे स्टूडेंट का टेबल बनेगा, हम कहेंगे कि इस पूरे कॉलेज का एक डेटाबेस बनाओ, तो सबको एक ही टेबल में आप नहीं ना बनाओगे, अलग अलग बनाओगे ना। स्टूडेंट टेबल बनाओगे, टीचर टेबल बनाओगे, है ना, और स्टाफ टेबल बनाओगे, एडमिन स्टाफ टेबल बनाओगे, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है, क्योंकि सारा जो टेबल्स बना है एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो हम लोग काफी सिंपल है, इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्मेट, दैट मीन्स रोज एंड कॉलम, each tables are called relation। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को ही क्या बोलते हैं। और ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, क्वेश्चन एमसीक्यू में आया भी था ऐसा क्वेश्चन, मे बी वो भी आ जाए एग्जाम में। तो आरडीबीएमएस में टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसमें रिलेशनल डेटा, और हम लोग ऑब्वियसली आप कहीं पर भी आरडीबीएमएस इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं पर भी आप डेटाबेस बनाने जाओ तो रिलेशन होगा ही टेबल में। आप बताए भी थे रिलेशन कैसे होगा, लाइब्रेरी के बीच, स्टूडेंट के बीच। तो हम लोग अभी जो फॉलो होता है वो आरडीबीएमएस ही फॉलो होता है। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस। कहीं पर भी डेटाबेस पर काम कीजिएगा तो आरडीबीएमएस ही आप फॉलो करेंगे, है ना। Oracle इज ऑल्सो आरडीबीएमएस लैंग्वेज। कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आरडीबीएमएस होता है और कुछ सॉफ्टवेयर डीबीएमएस होता है। यानी कि जहां पर रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, डीबीएमएस हो जाएगा, और जहां पर रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आरडीबीएमएस। तो ऑरेकल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, बट डीबीएमएस में भी ये क्या है, आरडीबीएमएस। ऑरेकल, माईएसक्यूएल, और अभी जितना भी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा डीबीएमएस से रिलेटेड वो सब आरडीबीएमएस मिलेगा। पुराना जैसे आपको फॉक्स प्रो होगा, तो फॉक्स प्रो आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। फॉक्स प्रो अभी भी डेटाबेस यूज ऑब्सोलीट है, काफी पुराना है, बट अभी भी कहीं कहीं यूज होता है। जैसे आपको सिलेबस में ही पढ़ना है, बीसीए को फर्स्ट ईयर में फॉक्स प्रो ही पढ़ना है, डेटाबेस में क्या पढ़ना है, फॉक्स प्रो। आप लोग के ऑरेकल है तो बीसीए वाला को फॉक्स प्रो है, जो अब यूज उसका नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुका है ना। जैसे उन लोग को क्यूबेसिक भी पढ़ना है तो क्यूबेसिक क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। सी सबसे अच्छा लैंग्वेज शुरुआत में होता है, तो वो खैर अलग मैटर है। तो ये आपका आरडीबीएमएस है। हालांकि इस चैप्टर के बाद जो लास्ट हमने पढ़ाया ईआर डायग्राम, उसके बाद आरडीबीएमएस ही चैप्टर शुरू होने वाला है, जो पूरा आरडीबीएमएस क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है। चलिए, ये आ सकता है, हाँ बेसिक में भी ये आ सकता है ना कि व्हाट इज आरडीबीएमएस, गिव अ सुटेबल एग्जांपल फॉर दैट। आपको एक आरडीबीएमएस क्या होता है कि एग्जांपल दे देना पड़ेगा, दो टेबल बना देना पड़ेगा, दोनों टेबल के बीच एक कॉमन कॉलम बना देना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा। मैंने हमेशा बोला है कि जितना नोट्स में चीजें शेयर की हैं उसको आपको इलोबरेट करना है, क्योंकि नोट्स में हम उतना टाइप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम पीडीएफ फिर वही ट्यूटोरियल पॉइंट ये पॉइंट शेयर कर देंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। अब हम कॉन्साइज वे में चीजों को क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं पीपीटी में, लेकिन आप चाहें तो उसको एलोबरेट कर सकते हैं। हमने हमेशा बोला है कि आप एलोबरेट कर सकते हैं, टेबल बना के टेबल को हमेशा डिस्क्राइब भी करना चाहिए, तो ये चीज होना चाहिए। समझ गए। रिकॉर्ड क्या है, नल क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ये सब पूछा जा सकता है आपको बेसिक क्वेश्चन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से फॉरेन की, प्राइमरी की आप समझ गए होंगे। और भी की होता है, जस्ट आगे हम बताने वाले हैं, तो आगे आने वाला है, उसका खैर अलग मैटर है, वो तो अभी जरूरी नहीं डिस्कस करना। तो ये तीनों आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये एग्जांपल्स है डीबीएमएस, आरडीबीएमएस का। दैट इज ए रिलेशन, दैट रिलेशन नेम इज स्टूडेंट्स, ठीक ना, विच हैव 3 कॉलम्स एंड 4 रिकॉर्ड्स। कॉलम्स, एट्रीब्यूट, फील्ड नेम ऑल आर सेम, रिकॉर्ड, टपल्स, रोज ऑल आर सेम। तो ये कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। रोल नंबर इज प्राइमरी, प्राइमरी की आपको एकदम समझ में आ गया, दिमाग में आ गया होगा, जबान पे आ गया हो गया। दैट इज आरडीबीएमएस का एक्चुअल एग्जांपल है। हेयर फॉरेन की, ये क्या है आपका, फॉरेन की है। दूसरे टेबल में जा रहे हैं, ये आपका क्या है, एक तरह से फॉरेन की है ना। तो आपका रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअल ये है।
ठीक है ना। सारे रिकॉर्ड को, सारे डेटा को हम लोग एक टेबल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको 3-4 टेबल आपको बनाना पड़ेगा ही। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग मैटर है, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो 3-4 टेबल आपको बनाना पड़ेगा, और टेबल को कंबाइंडली हम लोग RDBMS बोलते हैं। क्या? हाँ, टेक्स्ट कोर्स आपका वीक एंटिटी हो गया। बताया थे स्ट्रॉन्ग एंटिटी वैसा एंटिटी जिसमें प्राइमरी की लायक एक कॉलम हो। वीक एंटिटी ऐसा एंटिटी जिसमें एट द सेम टाइम उस सिचुएशन पर डिपेंड होता है। टेबल किस पे डिपेंड होता है? सिचुएशन पर। अगर मैं उस दिन बताया था कि मार्क्स वीक एंटिटी है, तो आपको मार्क्स को दिखाना पड़ेगा कि वीक कैसे है। हर जगह आप नहीं बोल सकते हैं। हर जगह कोई ऑर्गेनाइजेशन में मार्क्स में दे दिया सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट आईडी को प्राइमरी बना दिया, तो मार्क्स वहां वीक थोड़े हो गया। आपको एक खास सिचुएशन में दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, वीक है। आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं बता सकते हैं कि मार्क्स हमेशा वीक ही होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने जहां डेटाबेस बनाया है वहां ऐसा एक टेबल में सिचुएशन हो जा रहा है कि कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं फॉलो कर रहा है उस टेबल में, तब उस सिचुएशन के अनुसार उस टेबल को क्या बोलेंगे? वीक एंटिटी है। तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख दिया कि एग्जांपल दे दिया कि मार्क्स इज ए वीक एंटिटी। नहीं, मार्क्स कैसे है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो वीक एंटिटी है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो वीक नहीं है। तो आपको दिखाना पड़ेगा बना के डायग्राम, टेबल बना के कि हेयर मार्क्स इज वीक एंटिटी फॉर दैट रीजन। क्लियर है? तो इधर ध्यान देंगे। 1 टीयर, 2 टीयर एंड 3 टीयर में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 2 टीयर का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अरे क्लाइंट सर्वर, कंप्यूटर लैब कैसे बताओ? यहाँ पर है कनेक्ट। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में बताओ। डेटाबेस में बैंकिंग सिस्टम में क्या ऑनलाइन बैंकिंग जो हम लोग करते हैं वो ऑफलाइन बैंकिंग है। अब आपको समझाना हो कि ऑफलाइन बैंकिंग फिर क्या होगा। वो तो ऑफलाइन पैसा जमा करते हैं, लेकिन आप लोग ऑफलाइन जाके पैसा जमा करते हैं, मैनुअली जमा करते हैं, लेकिन जो आपको पैसा रिसीव करता है वो भी रिकॉर्ड आपको भरता है सिस्टम में, और जब तक उसके सिस्टम में एट द टाइम कुछ नहीं रहता है सिवाय एक सॉफ्टवेयर का, यानी कि आपका सारा रिकॉर्ड उस बैंक एम्प्लॉय के सिस्टम पर भी नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड सर्वर पे है। तो वो भी आपका अकाउंट नंबर सब देख के डालती है ना सिस्टम में, और डालने के बाद सर्वर से रिकॉर्ड फेच होके उसके सिस्टम में आता है। यानी कि वहां पर भी काम ऑनलाइन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑनलाइन ही हो रहा है। बट ये है कि आपके डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हो, किसी के थ्रू कर रहे हो। ठीक है। उसको फैसिलिटी आपसे क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि उसको आप में और उसमें क्या अंतर है कि आप में सिर्फ आपके रिकॉर्ड को फेच करने की परमिशन होगी, और उसके होगा कि जितना भी क्लाइंट है सारे क्लाइंट के रिकॉर्ड को फेच करने की क्या होगी? परमिशन होगी। तो अलग अलग होता है, अलग अलग जाइएगा जगह पर तो अलग अलग यूजर को अलग अलग क्या होता है? ऑथोराइजेशन मिला होता है। तो वो होता है 2 टायर में होता है कि डायरेक्टली उसको कनेक्शन होता है सर्वर टू क्लाइंट, और इस तरह की चीजों को हम लोग क्लाइंट सर्वर भी कहते हैं। शायद नेटवर्किंग आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कुछ अभी आगे बढ़े होंगे तो अच्छा, नेटवर्क अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अब 3 टायर में कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन अगर आप टिकट, जहां पर आपका मैसिव एट द सेम टाइम उस डेटा से मैसिव क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर आपको 3 टायर लगाना है। अब आप समझिए कि सबसे, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सबसे बिजी कोई साइट होगा अभी इंडिया में तो IRCTC से ज्यादा कोई बिजी साइट नहीं होगा। नहीं ना होगा? आप इस बात को मानते हैं ना? IRCTC समझ रहे हैं ना? तो यहां पर आपको पहले ही से मैं बता दिया है कि जो भी आप डालते हो, है ना, अपना आप सिंपल डालते हो कि बात मत करो भाई, पीछे ध्यान दो इधर। जो भी चीजें आप डालते हो अपना रिकॉर्ड, चाहे आप यूजर नेम डालते हो, आईडी डालते हो, तो आपको लगता है कि यूजर नेम आईडी डालें और कहीं रखा हुआ है वो दिखा दिया। जो भी आप यूजर नेम और आईडी डालते हो वो क्वेरी के फॉर्मेट में जाता है। किसके फॉर्मेट में जाता है? क्वेरी।
और हमने बता दिया एक सेलेक्ट कमांड होता है जो हर जगह यूज होता है, कमांड आगे बताएंगे। जैसे अगर हमको रिकॉर्ड निकालना हो 102 का, तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट अस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 102, ऐसे हम लोग लिखते हैं कुछ, है ना। तो ये बताया भी था, जैसे अगर हमको निकालना है तो टेबल हो जाएगा सेलेक्ट अस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम हो गया स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 102, इतना लिखते हैं तब 102 का उधर से क्या देता है, रिकॉर्ड देता है कि 102 का क्या क्या चीज है। 102 का आईडी अस्ट्रिक्स मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब 102 का नेम दो, मतलब जितना कॉलम है सारे के वैल्यू दे दो। तो टेबल में ऐसी क्वेरी होता है। तो अब क्या होता है कि ऐसे अगर आपको दे दे कि ऐसे क्वेरी करके आप अपना टिकट कटा सकते हैं, तो कोई यूज करेगा? तो उसको एक इंटरफेस दे दिया जाता है। इंटरफेस समझते हैं ना, कि आउटर लुक कुछ और है और इंटरनली काम कुछ और होता है। और इंटरफेस का मतलब होता है जो फेस आपको दिख रहा है, जिससे नॉर्मल यूजर को भी उस वेबसाइट पर काम करने में क्या होगा, आसानी होगी। यूजर को एक बॉक्स दे दिया जाता है, इंटर योर यूजर नेम, यूजर अपना डाल देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली वो क्वेरी में ट्रांसफॉर्म होता है। किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? और जो भी यूजर नेम डाला, जैसे आपको डाला cam1 यूजर नेम, तो वहां और पासवर्ड नेम डाला कुछ भी 1 2 3 4, अब देखिए यहां से जो ही सबमिट किया वो क्वेरी फॉर्मेट में चेंज हो जाता है और ऐसे जाता है सेलेक्ट अस्ट्रिक्स फ्रॉम, टेबल का नेम कुछ भी होगा, कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर वेयर यूजर नेम इक्वल टू cam1 एंड आईडी इक्वल टू 1 2 3 4, ये क्वेरी बन के जाता है। और वो क्वेरी जाके टेबल में जाएगा और उस यूजर में से रिकॉर्ड को मैच करेगा, और जहां पर भी आईडी यूजर नेम और पासवर्ड मैच करेगा उसका रिकॉर्ड आएगा टेबल से और आपके स्क्रीन पर दिखाएगा। ये प्रोसेस आपका होता है, यानी कि जो भी आप डालते हैं उसको क्वेरी के फॉर्मेट में इंटरनल जाता है। क्लियर है? तो 3 टायर में क्या होता है कि आपको एट द सेम टाइम बल्क में डेटा क्या होता है, एक्सेस होता है। तो उतना डेटा को हैंडल करना, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो क्या होता है ना कि एक बीच में एक और लेयर दे दिया जाता है, क्लाइंट दैट इज ए सर्वर, और बीच में और लेयर दे दिया जाता है। कि अभी 2 लेयर में क्या हो जाता था कि क्लाइंट के पास से जो क्वेरी जाता था सर्वर के पास, और सर्वर को काम क्या रहता है कि पहले क्वेरी को एग्जीक्यूट कराओ, उसके बाद खोजो, उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड करो। अब क्या करता है कि बीच में एक बिजनेस लेयर हो गया, वो क्या करता है कि यहां से क्वेरी चला तो बीच में बिजनेस लेयर उस क्वेरी को पहले से एग्जीक्यूट करा के रखा हुआ है, यानी कि वो पता कर लिया कि वो रिकॉर्ड उसमें है। अब वो क्वेरी एग्जीक्यूटेड क्वेरी जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर से वो तुरंत, आधा काम तो इस पे ही हो रहा है, एग्जीक्यूट कर गया, रन कर गया क्वेरी, और उसको पता लग गया है कि उसको क्वेरी के अनुसार उसमें रिकॉर्ड है, और नहीं है तो फिर यहीं से लौटा देगा कि वो रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको फिर गया, तो जिससे डायरेक्टली सर्वर पर जो आपका क्या है इफेक्ट है, जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। तो इसमें आपका रेलवे में टिकट कटाते हैं वहां हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग जो घर बैठे करते हैं वो आपका हो जाएगा किसमें, 3 टियर में हो गया। क्लियर? मैट्रिक का, इंटर का, बोर्ड का, उन लोग का भी हो सकता है, क्योंकि उन लोग का भी, लेकिन उन लोग का अब हम नहीं बता सकते हैं सबका एग्जाम्पल, इसलिए कि वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर। अब ये नहीं मुझे पता है कि जो बिहार बोर्ड का है वो 3 टायर में है या 2 टायर में है ना। 3 टायर में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार बोर्ड का रोज उतना एट द सेम टाइम रोज रोज उतना डेटाबेस से फेच होता है, एक खास पीरियड में होता है जब रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 2 टायर, 3 टायर एंड 1 टायर। अभी हम लोग करेंगे वो किसका एग्जाम्पल होगा, हम जो यहाँ पर देखेंगे अभी हम लोग जितना भी लैब करेंगे सब किसका होगा, 1 टायर। क्योंकि मेरे सिस्टम में हम लोग टेबल भी बनाएंगे और टेबल से रिकॉर्ड को क्या करेंगे, एक्सेस भी करेंगे, तो वो हम लोग 1 टायर पर काम करेंगे। क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी आ जाएगा एट द सेम टाइम, है ना। उस हाँ 2 टायर में हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग एट द सेम टाइम उसमें भी तो बल्क में यूजर काम कर रहा है ना। अब आप अगर कोई चीज खरीदारी करते हो तो आपको यूजर नेम पासवर्ड के अनुसार ही ना वो सारा एड्रेस है। अब जैसे सपोज बी क्वाइट, जैसे आपने
सपोज आपने कोई चीज मंगवाया, अब आपको किस एड्रेस पर डालना है वो एड्रेस फेच करेगा ना, तो सबसे पहले क्या आपको देखेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। अब देखेगा यूजर नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट क्या एड्रेस है, तो एड्रेस फील्ड को क्या करेगा, एड्रेस फील्ड से आपको एड्रेस निकालेगा। तो एट द सेम टाइम वहां पर भी तो आपको बहुत सारे यूजर, छोटा मोटा तो साइट है नहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन, वहां पर भी एट द सेम टाइम बहुत लोग यूजर क्या कर सकते हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड में है। IRCTC तो मान सकते हैं इंडिया में, और बाहर के लोग भी कटवा सकते हैं टिकट, बट पूरे वर्ल्ड में फ्लिपकार्ट, तो वहां पर उसको इतना क्वेरी चल रहा है एट द सेम टाइम, तो वहां पर भी तो उसको बीच में लेयर की जरूरत पड़ेगी ना, जहां पर एग्जीक्यूटेड की एरिया है। तो जहां पर भी आपका लार्ज स्केल पर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उस सर्वर से लार्ज स्केल से डेटा फेच हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पर आपको 3 टायर में आना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपका एक्सटर्नल, अब थोड़ा फास्ट वे में आते हैं, क्योंकि अब आज 16 के फिर तो एग्जाम ही है ना, ठीक है। कब है ये एग्जाम? लास्ट में 25 को ये है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो अभी भी टाइम है आपके पास। 3 लेवल आर्किटेक्चर आपका एक टेबल से है ना, आपको हम बता दे रहे हैं। डिपेंडेंसी याद कर लीजिएगा आप, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है और क्या फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। गो, अगर प्रॉब्लम होगा तो गो थ्रू वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? उसमें आपको दिया होगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं कंफ्यूजन बता दे रहा हूं। 3 लेवल होता है, व्यू लेवल जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, नाम याद रखिएगा, एक्सटर्नल एंड व्यू लेवल आर इज सेम, conceptual and logical is same, and internal and physical is same। जो टेबल स्क्रीन पर दिखता है दैट इज ए व्यू लेवल, है ना। एक्सटर्नल वो क्या है, व्यू लेवल है, ठीक है। जो यूजर का, जैसे आप सपोज शांत रहो ना, क्या बीच में बात होती रहता है, इधर समझाते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल क्या हो सकता है किसी भी टेबल का? एपीआई समझते हैं आप लोग? नहीं ना, सब तो सब नहीं ना समझेगा एपीआई। जैसे आपको सपोज और कोई सिस्टम पर बैठ रहे हैं, ठीक है, सिस्टम पर बैठ रहे हैं, उसमें टेबल है, ठीक है, टेबल से आप रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे आपने आईडी डाला, नेम डाला, और स्टूडेंट टेबल में से आपका आईडी और नेम कॉलम शो हो रहा है। अब आपको वो जो आईडी और नेम कॉलम शो हो रहा है वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल लेवल। तो मतलब जो क्वेरी हम लोग डाल रहे हैं उस क्वेरी के अनुसार आपको क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन क्या आप जान रहे हैं कि इंटरनली उस टेबल का क्या स्ट्रक्चर है? नहीं ना जान रहे हैं इंटरनली क्या है, लॉजिकल लेवल पर किस तरह बनाया गया है, तो वो हो गया लॉजिकल लेवल। और फिजिकल लेवल में क्या होता है कि वो टेबल आपको स्टोर होता है कहाँ, फिजिकली, कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क कर सकते हो, एक सिस्टम पर सर्वर हार्ड डिस्क कर सकते हो। तो हार्ड डिस्क में जो स्टोर होता है टेबल, वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता है। कोई भी चीज टेबुलर फॉर्मेट में, ओएस सब पढ़े होंगे तो किस फॉर्मेट में होता है, फाइल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया 3 लेवल, इसको याद रखिएगा। डीबीए फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, वो एक पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, ठीक है। क्या डीबीएस? डीबीएस कहाँ है, कहाँ है डेटाबेस सिस्टम, कहीं लिखा हुआ है क्या? तो डेटाबेस सिस्टम मान लो, डेटाबेस सिस्टम, सिस्टम डेटाबेस है, सिस्टम कुछ अलग चीज थोड़े हो गया। जो डेटाबेस है वही डेटाबेस सिस्टम है। अब हम लोग कहेंगे ना कि डेटाबेस सिस्टम में ये चीज होना चाहिए, तो दैट इज डीबीएस। ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है, प्रोविजन नहीं है। डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या होता है, ये समझते हैं इस पॉइंट को? क्या डीबीए? अरे पूछ के यार, ऐसे क्यों कर लेते हो? पूछो तो बोल रहा हूं ना भाई, पूछते इधर तुमसे हम कम्युनिकेट हो रहे, पूछा और ऐसे कर लिया। जो चीज क्वेश्चन, अभी हम तुमसे क्या पूछे कि व्हाट इज डीबीए, क्लास में बोल रहा करो, जो चीज कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया रख, पूछ के और ऐसे घुस जाओगे, लगता है कि मतलब गाना सुनने आ रहा है और स्टेज का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर चीजें डिलीवर होगा और चीजें समझोगे ना,
डीबीए समझ रहे हो क्या? क्या होता है वो? क्या होता है बताओ, एक आध पॉइंट बताओ। डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब समझते हो? जो पूरे डेटाबेस पर कंट्रोल करे। तो ये तुम क्लास छोड़े हो क्या? ये क्लास नहीं किए थे? हाँ, तो ये वीडियो देख लेना और इसमें सारा दिया हुआ है कि क्या क्या उसकी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज होना चाहिए, क्या उसका रोल होना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये डीबीए का आ जाएगा। और बाद में लास्ट में आपको ईआर डायग्राम तो एकदम से आपको पता होगा। एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और एट्रीब्यूट क्या है। ये तीन चीज इसका टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है? एंटिटी में आपको एंटिटी सेट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ एंटिटी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का एग्जांपल भी दिए थे। तो अभी इसका डिस्कस किए थे कि एट द सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ पर इस प्रोविजन में मार्क्स आपका वीक है, लेकिन हर जगह मार्क्स वीक को ऐसा कोई जरूरी कहीं मार्क्स का टेबल बनाया हुआ और सब्जेक्ट आईडी दिया और सब्जेक्ट आईडी आपका प्राइमरी की है, मतलब इसमें सारा वैल्यू क्या है, यूनिक है, तो वो मार्क्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। तो वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है। हमने यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि मार्क्स यहाँ पर वीक एंटिटी है। क्लियर है? और इस बनाने के बाद आपको इलोबरेट करना पड़ेगा। पिक्चर खाली बनाने से नहीं होगा, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा कि किस कॉलम के चलते क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते ये वीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है? अब उसके बाद ऊपर जा रहे हैं क्या? Attribute, types of attribute, all are aware, and each attribute have symbols, all are aware. की कंपोजिट की वही प्राइमरी की वाला हो गया। ठीक है? सिंगल वैल्यूड इसमें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many, है ना, ये भी होना चाहिए आपको। एंड सिंबल्स जो अभी डिस्कस किए। ईआर डायग्राम, या पीआर डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो 3-4 होता है, रेलवे रिजर्वेशन या फिर आपका बैंकिंग सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में ईआर डायग्राम से भी क्वेश्चन आएगा कि एक ईआर डायग्राम बनाइए, है ना। तो हाँ, ईआर डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, अलग अलग हो सकता है, सोच सोच के क्या हो सकता है, क्या क्या एट्रीब्यूट अपने मन से सोचना होगा कि क्या क्या एंटिटी। जैसे हम दे दिया स्कूल मैनेजमेंट का, बैंकिंग सिस्टम का, कस्टमर होगा ना, अकाउंट होगा, कस्टम है, हाँ, सर्वर कोई नहीं होगा, सर्वर नाम थोड़े होता है। क्या क्या टेबल बन सकता है, कस्टमर का बन सकता है, अकाउंट का बन सकता है, स्टाफ का बन सकता है। अकाउंट में भी अलग अलग अकाउंट हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट या टेम्पोररी अकाउंट। टेम्पोररी नहीं होता है, क्या बताया, सेविंग और करेंट अकाउंट। ठीक है? टेम्पोररी अकाउंट भी होता है क्या बैंक में? नहीं ना, उसको नहीं देना है। तो ये सारा आएगा आपको, और ये फिर आपको डिस्कस कर, ये चीज देख लेना, जिसको जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में प्रॉब्लम है, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। क्या क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? टाइम हमको भी पता है, टाइम को तुम लोग क्यों लेके इतना टेंशन चिंतित हो जाते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो यहाँ, ये आपका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है? अगर टाइम मेरे पास कहोगे ना तो हम आधा घंटा और खींच देंगे फिर। ठीक है? तो इसीलिए टाइम के बात मत किया कीजिए हमेशा कि टाइम हो गया है तो ये हो गया है। ठीक है? हाँ हाँ, चलो इधर ध्यान दो। एक और लास्ट क्या है इसमें टर्म, एग्रीगेशन है। ठीक है? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है? और कोई प्रॉब्लम है इसमें? एग्रीगेशन वो शायद जानते, तुम बताओ जी एग्रीगेशन क्या होता है, खड़ा होकर बताओ। तुम ब्लू जो पढ़ा तुम ही कह रहे हो, पीछे देख रहे हो। हाँ हाँ, बताओ एग्रीगेशन, खड़ा होकर बताओ। नहीं, तुम्हारे पीछे जो है बताओ। हाँ, अरे यार टाइम हो गया, टाइम हो गया, बहुत जल्दी कुछ नहीं बोले थे, तुम ही बोले थे एग्रीगेशन बताओ।
एग्रीगेशन बताओ ना, फालतू वाला बात पॉइंट में तुम क्यों जा रहे हो बेवकूफ जैसा? एग्रीगेशन बताओ ना। ये बहाना नहीं हो गया, हम आएंगे कॉलेज में और यहाँ बोलेंगे हम एब्सेंट थे, एग्रीगेशन हम नहीं बताएंगे, तो ऐसे नहीं कर, नहीं फालतू वाला बात मत बोलो। अभी एग्रीगेशन कैसे तुम डिफाइन करोगे? और तुम कह रहे हो कि समझ गए हैं। मतलब जोड़ना होता है, डायग्राम को जोड़ पूरा एक गोल पूरा बनाने के लिए। बैठो, बेवकूफ जैसा बात कर रहा है। तुम बोलो जी। यस, एग्रीगेशन बताओ, समझे हो बताओ। हाँ सर एग्रीगेशन बात मत करो, बोलो पीछे बोलो, क्या बोला ये बच्चा? पीछे भी बात कर रहा है, खड़ा होकर बताओ। बात नहीं खाली ऐसे करेगा, बोलो ना भाई, ये नहीं कर रहा है तो बोलो, बताओ एग्रीगेशन क्या है।